हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए सीटेट प्रीवियस ईयर का प्राइमरी लेवल का पेपर यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसे देखने के बाद दोस्तों आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न जो है वो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो पहला पार्ट होता है, पहला भाग जो होता है वो इसका होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का पार्ट होता है। इससे संबंधित 30 सवाल पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। पहला प्रश्न, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? आपका ऑप्शन है यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो दोस्तों, याद करना, रटना, ये तो निगेटिव कीवर्ड्स में चला जाएगा, गलत हो जाएगा। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना यानी उनका नाम लेना और वर्गीकरण अलग अलग करना, तो ये भी निगेटिव कीवर्ड्स में चला जाएगा। और केवल वर्ड भी निगेटिव पॉइंट में चला जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, सन्निहित, संबंधित नहीं, पूर्णतया अलग या स्वतंत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा इंटरवोवेन विद, यानी सन्निहित है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अनुबंध द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है या प्रबलन पर केंद्रित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए या बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है, ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती जाती है। अगर उसे लगातार आप पुरस्कार देंगे या दंड का प्रयोग करेंगे तो उससे जो है सीखने में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपका ऑप्शन है, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, या अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, या अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तो संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार दोस्तों अधिगम क्या है? एक सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? आपका ऑप्शन है, ये अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, ये अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, ये विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये जो है क्या हो जाएगा,
अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 8वां नंबर प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? आपका ऑप्शन है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों एक तो आपका तुलना नहीं करना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा शारीरिक दंड भी नहीं देना चाहिए, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। यानी प्रथाएं सार्थक अधिगम को कब बढ़ावा देंगी? जब आप सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण का माहौल बनाएंगे या सतत एवं समग्र मूल्यांकन के द्वारा होगा। यानी सेकेंड और थर्ड, तो यहाँ पर देख लेते हैं किसमें है ये, फोर्थ ऑप्शन में आ जाएगा आपका, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? आपका ऑप्शन है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, एक व्याख्यान दे करके, या प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, या जन्मजात विशेषताएं। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर दे रखा है दोस्तों वो आपका दिया है ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक पूछा दोस्तों, तो यहां पर देख लेते हैं, आपका ऑप्शन है विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया। तो दोस्तों जिसमें परिवार शब्द दिया होगा तो वो तो प्राथमिक समाजीकरण का कारण हो जाए, एजेंसी हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा वो। तो और हमें यहाँ पर द्वितीयक बताना है, तो परिवार इसमें भी है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्राथमिक में चला जाता है, और पास पड़ोस भी दोस्तों प्राथमिक में ही जाता है, तो ये पास पड़ोस वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं मीडिया हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, या प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्तन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता, जेंडर पक्षपात, या जेंडर पहचान। तो दोस्तों अगर वो लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है तो वो जेंडर पक्षपात कर रहा है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है?
जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, या जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी आपका थर्ड हो जाएगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो इसमें से दोस्तों कौन थे जिन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिया दोस्तों? वो थे लेव वाइगोत्स्की थे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये तो दोस्तों जीन पियाजे की है। उद्योग बनाम अधीनस्थ अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था, या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायी प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण, या कक्षा समावेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, संरक्षण और कक्षा अधिवेशन। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? अनुबंधन, प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, स्कीमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, जिंग सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? पाड़ या ढांचे के रूप में, आत्म केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, या जोर से बोलना। तो ये हो जाएगी दोस्तों जीन पियाजे के संबोधित करेंगे इसे व्यक्तिगत वार्ता के रूप में। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मॉडलिंग, पाड़, प्रबलन, अनुबंधन। तो ये किसका उदाहरण दोस्तों? ये है आपका मॉडलिंग का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? अनम्य विचारक, आत्म केंद्रित विचारक, सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक। तो दोस्तों ये जो गुण है, एक से अधिक समाधान वाले जो गुण होते हैं दोस्तों वो आपके होते हैं क्रिएटिव थिंकर के होते हैं, वो यानी कि सृजनात्मक विचारक के होते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, या संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर, पठन वैफल्य बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता,
एक ही गति विषयक कार्यों को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा, यानी पठन वैफल्य जो होता है वो एक तरह से धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है, विकार हो जाता है वो। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना, व्यवहारवादी सिद्धांत, या अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। अगला प्रश्न है, अंतिम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 30 नंबर, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करनी चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो पॉजिटिव वर्ड है वो आपका यहाँ सक्रिय दिखाई दे रहा है आपको, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बाल विकास यहाँ पर आपका पूर्ण हुआ। अब इसका आगे वाला पार्ट देख लेते हैं, उसके यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर। अब इसका सेकंड पार्ट जो है दोस्तों वो आपका मैथ का स्टार्ट हो जाता है। वीडियो लंबी ना हो जाए दोस्तों तो इसे थोड़ा तेज़ चलते हैं क्योंकि अभी और पार्ट भी देखना है इसके, तो यहाँ पर मैथ का भाग देख लेते हैं यहाँ पर। तो 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? यानी कि मैथ की पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, यानी नहीं में पूछा है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? गणित पूर्णतः विषय परक है, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, मान दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, या मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? नहीं में पूछा है दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं इसे। ऑप्शन इसके 4 यहाँ पर दे रखे हैं, इसका डायरेक्ट दोस्तों राइट आंसर देख लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? तो दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, वो तुलना कर रहा है एक दूसरे से।
क्यों मेरे पास 6 हैं और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, तो वो तुलना हो रही है, तो तुलनात्मक जमा हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। नहीं में पूछा है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। ये गुणात्मक प्रकृति है, एक संख्या में एक की स्थिति इसका मान बताती है। ये योगात्मक प्रकृति का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, तो ये जो है इसमें गलत में चला जाएगा और नहीं में ही पूछा दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सैंतीस नंबर प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आपको इसमें से सही ऑप्शन जो है वो चूज करना है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। परिकलन में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। यहाँ पर गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। टमाटर की मात्रा 1 किलो 40 रुपए के दोस्तों, आलू इस तरह से दिए 2 किलो 25 रुपए के। यहाँ पर पूरी तरह से सब्जियों का रेट और उनकी मात्रा यहाँ पर दे रखी है एक तालिका में। फिर संजय ने 1/2 किलो टमाटर, 1 किलो आलू, 1 किलो आधा किलो गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर इसे इनका हिसाब लगाकर और जितने भी बैठ रहे हैं उसमें से 200 में से वो कम कर देंगे दोस्तों, तो उससे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो वो वापस रुपए यहाँ पर आपके आ जाएंगे। और इसका जो आंसर यहाँ पर है वो देख लेते हैं, 87 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, मैं 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और गुणज और 4 का गुणज है। संख्या वो कौन सी होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 35, 13, 57 और 23 दे रखी है। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर दे रखा है दोस्तों वो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, 57 हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर निम्न रूप से चित्रित की गई। 2 घंटे तक अगर पार्किंग करते हैं तो 50 रुपये, 2 से ऊपर और 5 घंटे तक 75 रुपये, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटे के रूप में 10 रुपये, और 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक आप खड़ी करते हैं कार तो 150 रुपये, 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक 250 रुपये आपका है चार्ज होगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और उसे उसी दिन ही लेने वे 4:30 PM पर आया। उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं आप उससे इसका हिसाब लगाएंगे तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, 4th ऑप्शन दे रखे हैं वो यहाँ पर आपका 150 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। यानी आरोही क्रम पूछा है, यानी बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर 4 संख्याएं दे रखी है दोस्तों और यहाँ पर तृतीय स्थान पर पूछा है, तो तृतीय स्थान पर जो होगी वो 7.07 हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। पहले हम इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे दोस्तों, यानी कि बढ़ता हुए क्रम में लिखेंगे, और तीसरे नंबर वाली संख्या को वही हम इसका आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है,
एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का 1/4, हजार के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है, वे संख्या क्या है। तो दोस्तों जब इसे आप धैर्य के साथ जब इसे पढ़ेंगे और इसे जब देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा 60, 48, 2। ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तीन ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके दे रखे हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, A 12, B 10 और C जो है 5 के रूप में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों 4 वर्ग सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा इसका। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 160 का धन है तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए की संख्या कितनी है। दोस्तों इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपकी हो जाएगी क्रमशः 18 और 7, यानी 5 रुपए के सिक्के की संख्या, 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो 18 हो जाएंगे और 10 के सिक्के की संख्या 7 हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। नहीं में पूछा है, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। तो इसका जो कथन सही नहीं है ये पूछा है दोस्तों, तो ये जो है ऑप्शन थर्ड जो है इस कथन जो है सही नहीं है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये कथन गलत है और इसमें गलत कथन ही पूछा है, यानी सही नहीं यानी कि गलत पूछा है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। यानी इनमें से यहाँ पर 4 संख्याएं दे रखी हैं दोस्तों और आपसे पूछा है कि 1 से लेकर 10 तक जितनी भी संख्याएं आ रही हैं, 1 से लेकर 10 तक उन सबसे विभाज्य हो जाएगी वो संख्या कौन सी है। तो 25 20 है, यानी 2520 हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। पहले यहाँ पर आप इसमें डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका माइनस कर देंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 12 आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टिस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टिस के कितने वृक्ष हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका 10 हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 51 नंबर प्रश्न है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय कितना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसे निकाल सकते हैं। 29 अगस्त को चली है इतने बजे, तो आप जो और 31 को पहुंची है तो आप कितना समय लगा होगा दोस्तों। आप इसे जब इसका देखेंगे, इसका जो जोड़ घटाव देखेंगे दोस्तों, तो इसका जो आंसर निकल जाएगा वो 40 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी घटते क्रम में किया गया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना,
संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जिसमें ए और बी आ जाते हैं, यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है? तो इसकी लंबाई दोस्तों हो जाएगी यहाँ पर आपकी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 56 नंबर प्रश्न है, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो अनुपात नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग ये दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? पैमाना, ग्राफ, धागा, टाइल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, जिसमें बी और डी आते हैं, यानी कि ग्राफ पेपर और टाइल्स को लेकर बता सकता है वो। अगला प्रश्न है, 58 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आप इनमें से पढ़ सकते हैं और राइट आंसर जो है आपको चूज करना है इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है इसका आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ये समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कागज की पट्टियों का प्रयोग सबसे ज्यादा उपयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों ये गणित का पार्ट भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसका जो आगे वाला पार्ट है वो और देख लेते हैं कौन सा है दोस्तों। इसका थर्ड पार्ट जो है यहाँ पर वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का पार्ट होता है ये थर्ड। इसे भी यहाँ पर थोड़ा जल्दी में देख लेते हैं क्योंकि वीडियो दोस्तों लंबी होती चली जा रही है, तो यहाँ पर इसे जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ से थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है ईवीएस का, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या या शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो दोस्तों बच्चों को पर्यावरण अध्ययन से वृत्तांत यानी कहीं घुमाने ले जाना या कहानियों के द्वारा जोड़ा जा सकता है। तो ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कि ए और बी आया है, यानी फोर्थ ऑप्शन में आया है, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा, यानी कि ए बी सी तीनों हो जाएंगे दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के द्वारा बच्चों को यानी ये तीनों ही गुण होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त। तो दोस्तों ज्ञात चीजों से अज्ञात की ओर चला जाता है पर्यावरण में। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि देख लेते हैं यहाँ पर
कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी और सी हो जाएगा ऑप्शन, यानी बी और सी किस में है, फर्स्ट वाले में हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या कक्षा? तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली परिवार के सदस्य होते हैं, समुदाय के भी सदस्य हो जाएंगे और समाचार पत्र हो जाएगा, यानी ए बी सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन फर्स्ट में ए बी सी मिलेंगे आपको। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 66 नंबर प्रश्न है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वे कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। बच्चों के क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से प्रेरित करती है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? आपका ऑप्शन है वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी। तो नहीं में पूछा है दोस्तों, तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए? 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आपको इसमें से सही ऑप्शन जो है वो चूज करना है यहाँ पर। यानी कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? बसंत गौरी, मैना, उल्लू या कौवा? तो ये कौन सी प्रजाति करती है दोस्तों पक्षियों की? ये मैना करती है, झटके से एकदम गर्दन पीछे कर लेती है। और उल्लू के बारे में दोस्तों क्या है, ये 270 डिग्री तक या 270 से 360 डिग्री तक जो है वो अपना सर जो है घुमा सकता है। तो ये उल्लू से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, मैना। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो घड़ियाल, कछुआ, मछली दोस्तों ये पानी में रहते हैं, लेकिन कौवा जो है वो स्थल में रहता है। तो इसका यही भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, 71 नंबर प्रश्न यहाँ पर है आपका, इकहत्तर नंबर प्रश्न है, कॉलम 1 और कॉलम 2 है। इधर दे रखे हैं शहर और राज्य, और इधर ध्यान दे रखे हैं अत्यधिक पसंद का भोजन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैच करना है यहाँ पर। तो हांगकांग में दोस्तों क्या होता है, हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाया जाता है जिसे लिंगहू फेन कहा जाता है दोस्तों, तो ये इससे मिल जाएगा। और केरल में जो है आपका वो टेपियोका बहुत होता है यहाँ पर, तो ये किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका बहुत खाया जाता है ये, तो ये इससे मिल जाएगा। और कश्मीर के लोग जो होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, सरसों के तेल में बनी मछली को बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो सेकंड से मिल जाएगा। और गोवा के लोग जो होते हैं वो नारियल के तेल में बनी मछली को खाना पसंद करते हैं, तो ऑप्शन थर्ड से मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लेंगे, पहला 5 में से मिला हुआ है, तो कहाँ पर, इसमें भी है दोस्तों, इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी है। फिर उसके बाद दूसरा जो है बी नंबर वो फर्स्ट से है, तो बी नंबर इसमें थर्ड से है, इसमें सेकंड से है, इसमें सेकंड से, इसमें फर्स्ट से है। तो फिर दोस्तों यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 72 नंबर प्रश्न है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में
जिनकी छति कटीली झाड़ियों में होती है में रहते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत होती है इसलिए मिट्टी के घर होते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो ये बात दोस्तों गलत हो जाएगी। बांसों के खंभों पर घर कहाँ बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। तो ये गलत हो जाएगा। लेह में पत्थर के 2 मंजिलों पर घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पहला और सी, ए और सी सही हो जाएंगे। देख लेते हैं ए और सी किसमें है। ऑप्शन फर्स्ट में है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाथियों के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। तो दोस्तों ये सही है हाथियों के बारे में बात। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्ती व झाड़ियों को खा लेता है। तो ये बात गलत हो जाएगी दोस्तों, ये ऐसा नहीं होता है। अगला है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। ये दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। ये भी ठीक हो जाएगा, यानी कि ए सी डी। या देख लेते हैं ए सी डी पहले ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली, चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, गाजर, चुकंदर, मूली। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, आबू धाबी में या ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों ये रेगिस्तानी ओक के नाम का पेड़ है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। ये ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी? तो औसत चाल पूछी है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? तो वो आपके हो जाएंगी कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगी। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, यानी कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है चिकनगुनिया, डेंगू, मियादी बुखार या मलेरिया। तो मलेरिया रोग होता है दोस्तों, इसमें बुखार के साथ कपकपी होती है, तो मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नेपेंथिस वे पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दी कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ लेते हैं। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो ये भी ऑप्शन है, ये विचार भी बिल्कुल ठीक है। ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो दोस्तों ये बड़े बड़े थोड़े कीड़े मकोड़ों को भी खा लेता है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ऐसी कोई आवाज़ नहीं निकालता। तो ए और बी ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, तो ऑप्शन थर्ड में ए और बी है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी से समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो दोस्तों दांडी जो है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 81 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो कर्नाटक भी है दोस्तों, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं है। केरल है लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं है, तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, आंध्र प्रदेश बिल्कुल तमिलनाडु के जस्ट ऊपर है, केरल बिल्कुल पश्चिम में है और कर्नाटक बिल्कुल ऊपर उससे निकटवर्ती राज्य है। तो ऑप्शन सेकंड ही हो जाएगा इसका। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? नहीं में पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक
संख्यात्मक कौशलों का विकास करना जो है ये इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी डॉक्टर का घर एक्स अक्ष पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो एक से ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और वह अंत पर वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाता है जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या होगी? तो दोस्तों जब इससे संबंधित एक प्रश्न सीटेट में जरूर पूछा जाता है दिशाओं से संबंधित, तो जब इसे आप इस तरह से इसे बनाएंगे तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की स्थिति जो निकलेगी वो उत्तर पश्चिम निकल के आ जाएगी। आपकी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? इसे दोस्तों कहीं चेराव कहा जाता है, कहीं चेराव भी लिखा गया है इसे। तो ये करते हैं दोस्तों मिजोरम के लोग करते हैं। जब वहां पर फसल काटी जाती है तो उस पर वो मिजोरम के लोग वहां पर करते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। ये इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करने से सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो दोस्तों सूचनाओं के द्वारा नहीं सीखा जा सकता, याद करके भी इसे नहीं सीखा नहीं जा सकता, और शिक्षक केंद्रित तो है ही नहीं दोस्तों, ये बाल केंद्रित है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, वही ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन 3rd से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकल्पित है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसमें से अब इसका राइट आंसर ले लेते हैं। यहाँ पर जो पर्यावरण के अध्ययन के लिए संदर्भ में सही है वो ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से ही पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसमें दोस्तों ए, बी और सी हो जाएंगे। ऑप्शन 3rd इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र और भोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जानवर। और अंतिम प्रश्न यहां पर देख लेते हैं ईवीएस का, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन आपको चूज करना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो आपका ऑप्शन 3rd हो जाएगा, विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दोस्तों ये एक वांछनीय गतिविधि हो जाएगी शिक्षक के लिए। ऑप्शन 3rd इज राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।